फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग भारत की नदियां से रिलेटेड जो भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गए थे उसे हम लोग देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आप वहां से इसका थ्योरी क्लास देख सकते हैं। तो शेष जो बच गया था वह हम लोग देखेंगे 79 से। इससे पहले तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करवा दिया गया था। अब शेष जो बच गए हैं उसका हम लोग यहाँ पे हल देखेंगे। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है 79 में, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह हुगली। हुगली का जो है नदी पर सबसे बड़ा इसका नदी मुख है। उसके बाद गोदावरी का आता है। गोदावरी से पहले भागीरथी है। जो भागीरथी कहने का मतलब ये तो बाद में आकर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण होता है। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 में। 80 का रहा, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिए, पंजाब के निर्माण में सबसे प्रमुख नदी है वह सिंधु है, क्योंकि पंजाब का अर्थ ही है जिसमें पंचनद यानी 5 नदियों के मिलने से बना है। तो वह सिंधु की जो भी सहायक नदियां हैं वो पांचों इसमें क्या हो गई, आकर मिली है, उसी से पंजाब का निर्माण हुआ है। तो ध्यान देंगे, जो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चारों में से वह सिंधु होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 81 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया, उसके नीचे हो गया सतपुड़ा, इसके बीच से कौन गुजरती है? वह नर्मदा गुजरती है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नर्मदा जो नदी है वह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, जिसके कारण वह अपने साथ गाद को नहीं लेकर जाती है और इसी कारण वह डेल्टा का भी निर्माण नहीं कर पाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 82 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिर जाती है? अब बताइए कि लास्ट में होकर अरब सागर में कौन गिर जाती है? कावेरी नहीं, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, हाँ, यह अमरकंटक से इसका उद्गम है और भ्रंश घाटी से होते हुए यह क्या करती है, अरब सागर में जाकर गिरती है और वहाँ पर ज्वारनद मुख बनाती है, जो लगभग 27 किलोमीटर लंबा है। गंगा, यह भी बंगाल की खाड़ी में। यमुना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? अब बताइए, प्रायद्वीपीय तो बात की जाए, जो नर्मदा नदी है वह भारत को क्या करती है, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी मैदान में यही विभक्त करती है। तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगा वह हो जाएगा गोदावरी। क्यों होगा? क्योंकि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। उसके बाद महानदी के साथ 851 किलोमीटर है। नर्मदा का 1312 किलोमीटर है। गंगा का 2525 है। यह प्रायद्वीप के पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट 84 में देखेंगे, 84 में है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है? वह गंगा नदी में आकर मिलती है। अब आप बताइए किसका उद्गम नेपाल में है? ऑप्शन ए कोसी, झेलम, चिनाब और रावी। तो इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा कोसी। कोसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? वह नेपाल से होता है। इसकी मुख्य धारा हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसकी मुख्य धारा कौन सी है? इसकी मुख्य धारा अरुणा है। यह गोसाई धान नेपाल से निकलती है, जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, और यह भागलपुर में यानी बिहार के भागलपुर में गंगा में आकर मिल जाती है। और इस कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है तथा सबसे विध्वंसक नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐसा कोसी नदी है जब यह क्या करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा में मिलने से पहले यह क्या करती, अपने साथ बहुत सारा गाद को लेकर आती है, और यही गाद लाने के कारण जब वह पहाड़ी भागों से गाद को लेकर आती है और मैदानी भागों में इस गाद को जमा कर देती है, जिसके कारण नदियाँ अपना क्या करती है, मार्ग बदल लेती है। इसलिए सबसे अत्यधिक मार्ग बदलने वाला नदी के रूप में भी कोसी को जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 85 में देखेंगे, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अब बताइए, अमरकंटक हम लोगों ने चर्चा किया था, अमरकंटक नदी से उद्गम 3 नदी का होता है। ये अमरकंटक है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा अमरकंटक है कौन? तो सतपुड़ा श्रेणी को हम लोगों ने देखा था, वह मुख्यतः सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में विभक्त किया गया था। कौन कौन भाग था? एक पश्चिमी भाग, जो सबसे पश्चिम से पूरब की ओर जाने पश्चिमी भाग में
राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव पहाड़ियाँ और पूरब में मैकाले पहाड़ियाँ था। उसी मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक था और उसी अमरकंटक से महानदी और नर्मदा का भी उद्गम हो रहा था। लेकिन अगर बात की जाए कि अमरकंटक में कौन सा नदी, अगर महानदी और नर्मदा दोनों रहे तो जो सबसे नज़दीक अमरकंटक से है वह नर्मदा निकलती है। हालांकि महानदी भी अमरकंटक से ही निकलती है, लेकिन अगर सबसे निकटतम बोला जाता है ना कि जैसे वो अमरकंटक चोटी है तो आसपास से निकलती है, तो कुछ कुछ दूरी पे सब बगल में ही है। तो जो महान नदी निकलती है वह अमरकंटक पठार के सिहोर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और यह भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, मैकाले पर्वत, वहीं से अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। तो अगर दोनों रहे तो ऑप्शन सी नर्मदा मारिएगा। और दामोदर को बंगाल का शोक नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि अभी सबसे प्रदूषित नहर के रूप में भी है। ताप्ती नदी क्या है? यह ताप्ती नदी हम लोगों ने देखा किया क्या है, नर्मदा नदी के ठीक उत्तर नहीं दक्षिणी साइड में, यानी सतपुड़ा श्रेणी के जस्ट नीचे ताप्ती है। यह भी क्या है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। तो 85 का हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86। भारत में यारलुंग जोंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए, यारलुंग जोंगपो यहाँ पे लिखना उचित नहीं है, लिखना चाहिए था सांगपो, यारलुंग सांगपो। अब देखिए, जो यारलुंग जोंगपो या सांगपो नदी है उसे किस नाम से जानते हैं? जब हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ था, वह तिब्बत के पठार में कैलाश मानसरोवर के निकट चेमायुंग हिमखंड से था। वह चेमायुंग हिमखंड से निकलने के बाद वह क्या होती है, तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में जब वह नदी 1200 किलोमीटर तय करती है, उसी दरमियान में उसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता था। वह ब्रह्मपुत्र होगा। उसके बाद 1200 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर वह क्या होती थी, 1100 किलोमीटर महान हिमालय के समानांतर दूरी तय करती थी। फिर अचानक वह अरुणाचल प्रदेश के हिमालय के चोटी नामचा बर्मा से अचानक वो तीव्र मोड़ लेकर दक्षिणी साइड में मुड़ जाती थी। असम में वह दिहांग के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र में आने के बाद जमुना के नाम से, जब वह गंगा में मिल जाती थी तो गंगा यमुना की धारा मेघना के नाम से आना जाता है। तो ध्यान रखेंगे। 87 में देखा जाए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती है? जिसमें नर्मदा ताप्ती है उस ऑप्शन को पहले रिमूव करिए। ऑप्शन सी में नर्मदा ताप्ती बिल्कुल नहीं होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बिल्कुल ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कृष्णा, गोदावरी, तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 88 में देखिए, कारण निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। पहला है बंसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। करा है गोदावरी की सहायक नदियाँ। अब याद करिए, इससे पहले जो हम लोगों ने इसका शेष सॉल्यूशन देखा था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ सहायक नदियाँ, जैसे गोदावरी की सहायक नदियाँ हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हम लोगों ने देखा था अमरावती तथा प्राणहिता। अमरावती नहीं, सॉरी, इंद्रावती। अमरावती तो हो गया उसका कावेरी का, तो अमरावती नहीं, ध्यान रखिएगा, इंद्रावती और प्राणहिता। उसके बाद कौन था, पेन गंगा और वेन गंगा। ये सभी जो थी वह गोदावरी की सहायक नदियाँ थीं। तो आप ध्यान देंगे, इंद्रावती, प्राणहिता, अब बच गया वसुंधरा और पेन्नार। तो वंशधारा यह गोदावरी की सहायक नदी है, जबकि पेन्नार नहीं है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तथा गोदावरी की अन्य और सहायक नदियाँ कौन सी है, जिसमें है कौन, पेन गंगा, ध्यान में रखिएगा, वेन गंगा, यह भी गोदावरी की अन्य सहायक नदियाँ हैं जो कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 में, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? अब बताइए, जैविक मरुस्थल यानी बायोडाइवर्सिटी के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो यह नदी है दामोदर नदी। चूँकि दामोदर नदी को क्यों कहा जाता है, अगर दामोदर नदी का उद्गम की बात की जाए तो यह छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से इसका उद्गम होता है। उसके बाद यह क्या होती है, बंगाल में यह बंगाल का शोक नदी के रूप में भी जानी जाती है। और यह जो दामोदर नदी, यह भी क्या होती है, भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। अगर कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो क्या होती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती, तो उसमें दामोदर आएगा, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसका क्या है, यह जो दामोदर नदी है यह गिरिडीह से दुर्गापुर, यानी जो गिरिडीह है और दुर्गापुर के मध्य लगभग 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह क्या होगी, जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। यानी जैविक मरुस्थल इसमें देखा जाए, इसमें पाया गया कोयला का पट्टी, इस प्रकार से इसमें क्या किए गए हैं, कुछ
खनन मतलब खनिज तत्व पाए गए हैं, जो जैविक मरुस्थल पूरा और सबसे प्रदूषित नहर के रूप में भी इसी जाना जाता है। और यही इससे रिलेटेड एक और घटना है कि जब दामोदर नदी उस समय जब वह प्रदूषित नहीं था, एक बंगाल के लिए सबसे सिंचाई का सर्वोच्च साधन माना जाता था, तो उस दामोदर नदी को 1938 ईस्वी में क्या किया गया था, इस दामोदर नदी से एक एडम्स नहर बनाया गया था। कब? 1938 में। और इस एडम्स नहर से यह जो नहर था लगभग 65 किलोमीटर लंबा बनाया गया था। इसमें जो नहर बनाने का मुख्य उद्देश्य था, इसमें 10,000 वर्ग किलोमीटर सिंचाई करने का उद्देश्य रखा गया था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, तो बी हो जाएगा। जैविक मरुस्थल क्यों है, हम लोगों ने देखा क्योंकि ये गिरिडीह से दुर्गापुर तक मध्य में 300 किलोमीटर लंबे क्या हो चुकी है, जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 में, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? भारत का कर रहा दूसरा बड़ा नदी बेसिन। ऑप्शंस को पढ़िए, महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन। तो क्या हो जाएगा? गोदावरी बेसिन, जिसकी लंबाई भी 1465 है। यह सबसे बड़ा दूसरा नदी बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट 91 देखेंगे, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? अब बताइए यमुना नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो सोन नदी यह यमुना में नहीं मिलती है, यह अमरकंटक से निकलकर डायरेक्ट गंगा में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी यह यमुना में मिलती है। केन नदी यह भी मिलती है। चंबल, केन, बेतवा ये सभी उच्चवर्ती मध्य भूमि, जिसे हम लोग मालवा के पठार के रूप में भी जानते हैं, ये तीनों नदियाँ वहाँ से निकलती है और यमुना में जाकर मिलती है। देखिए जैसे ये हो गया यमुना नदी, पहले यहाँ से चंबल मिलता है, उसके बाद कुछ दूरी पर जाकर उसके बाद क्या होता है, काली सिंध होता है, फिर काली सिंध के जस्ट नीचे बेतवा नदी आकर मिलती है, उसके ठीक जस्ट नीचे केन नदी आकर यमुना में मिलती है। तो सोन हो जाएगा। 92 में देखिए, अलकनंदा के साथ हुआ नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ हुआ कौन सी नदी है जो रुद्रप्रयाग पर स्थित है? तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि अगर गंगा का निर्माण बात की जाए तो गंगा का जो निर्माण हुआ भागीरथी और अलकनंदा। यह भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? यह गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, तथा उधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी आकर मिला, उधर से अलकनंदा कहाँ? वह देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा की धारा जब मिलती है तो वह गंगा की धारा के नाम से जानी जाती है, वही गंगा नदी के नाम जानी जाती है। और अलकनंदा गंगा नदी से मिलने से पूर्व वह विभिन्न नामों से भी जानी जाती है, जिसमें कौन कौन नाम हम लोग देखेंगे, जिसमें रुद्रप्रयाग तो हो ही गया, जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो इस पे भी थोड़ा गौर करिए। क्या होता है, अलकनंदा नदी जब उसके साथ अन्य सहायक नदियाँ आकर मिलती है अलकनंदा के साथ, जब अलकनंदा के साथ धौली गंगा, अब ध्यान में रखिएगा, जब धौली गंगा अलकनंदा के साथ में मिलेगा तब वह क्या कहलाएगा? वह विष्णु प्रयाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा जब अलकनंदा के साथ मिलेगा तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पिंडार है इसमें नहीं, अगर अलकनंदा के साथ कौन मिलेगा? पिंडार नदी मिलेगा तो वह क्या कहलाएगा? वह कर्ण प्रयाग कहलाएगा, वह कहलाएगा कर्ण प्रयाग। पिंडार मिला तो कर्ण प्रयाग। अब उसके बाद मंदाकिनी मिलेगा तो नंद प्रयाग कहलाता है, और क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग भी कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंदाकिनी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93 में, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा किए थे, जब गोदावरी की बात आई थी तो हम लोगों ने बताया था कि इसका जो महानदी नहीं, गोदावरी, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा ग्रहण क्षमता यही गोदावरी नदी का ही है, क्योंकि अब बोला जाता है कि उत्तरवर्ती नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदी है वो काफ़ी पुरानी है। पुरानी होने के साथ साथ में यह तो अपना सर्पाकार के रूप में नहीं है, यह समतल एक समान रूप में बहती जा रही है, जिसके कारण यह पुरानी होती जा रही है। और जल ग्रहण क्षमता यह साइड से क्या करती जा रही है? काटते जा रही है। जल ग्रहण क्षमता अत्यधिक है, तो सबसे ज़्यादा गोदावरी का है। उसके बाद महानदी की बात की जाए तो इसका तो ज़्यादा नहीं, 1.42 लाख है। उसके बाद कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा का भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 के आसपास लाख वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि गोदावरी के बाद
दूसरा लंबाई में तो प्रायद्वीपीय नदी में कृष्णा ही आता है। गोदावरी का है 1465, इसका है 1400 किलोमीटर, इसलिए थोड़ा गोदावरी की तुलना में जलग्रहण क्षमता भी कृष्णा का रहेगा उससे थोड़ा कम, तो इसका हो जाता है 2.59 के साथ में, और नर्मदा का कम है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 में, करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? करा कावेरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं, तो हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती और अमरावती। अब आप बताइए कि कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इंद्रावती और प्राणहिता यह गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, तथा अमरावती और ये दो शेष नदियाँ हैं हेमावती और अर्कावती, यह कावेरी की है। साथ में और भी ध्यान में रखिएगा, काबनी या भवानी भी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन से रिमूव हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सहायक नदियाँ नहीं है इंद्रावती। यह किसकी सहायक नदियाँ हैं? यह गोदावरी की है। नेक्स्ट 95 में देखेंगे, नदियों का तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? गोदावरी नदी कहाँ से? तो गोदावरी नदी का संबंध है वह इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? यह इंद्रावती। कभी हम लोग चर्चा किए कि इंद्रावती, प्राणहिता, उसके बाद दूधना, उसके बाद क्या क्या था, वेनगंगा और पेनगंगा, यह भी गोदावरी की सहायक नदियाँ थी। और नीचे आ जाइए, कृष्णा की सहायक नदियाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा था, भीमा हो गया, उसके बाद मूसी हो गया, उसके बाद दो प्रभा था, घाट प्रभा और माल प्रभा, तथा गंगा भी था, पंचगंगा और दूधगंगा। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से कनेक्ट करके याद रखिए, तो ज़्यादा दिन तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। बी में हो गया गंगा। बताइए गंगा का पेनगंगा है? नहीं। अभी हम लोग चर्चा किए कि पेनगंगा और बेनगंगा यह गोदावरी की सहायक नदियाँ, गंगा की नहीं है, तो वही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और डी लूनी सक्रिय सही है। नेक्स्ट 95 के बाद 96 देखेंगे। 96 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यास नहीं है, रावी नहीं है, चिनाब नहीं है, ताबी नहीं है। तो सिंधु का सहायक नदी कौन सा ना हो जाएगा? वह तवी हो जाएगा, जिसे हम लोग ताप्ती के नाम से भी जानते हैं। ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास सभी क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अगर रावी ब्यास की बात की जाए तो हम लोगों ने चर्चा किया था, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? रावी का रोहतांग दर्रा के पास में है, और ब्यास का वही रोहतांग ब्यासकुंड के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चिनाब का कहाँ उद्गम है? इसकी भी चर्चा हम लोग किए थे। चिनाब शायद दो सरिताओं से मिलती है, एक चंद्रप्रभा था और एक और था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में देखेंगे, सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? भारत में है, चीन में है, पाकिस्तान में है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए सतलज नदी क्या चीन में था? नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। सतलज नदी का कैलाश पर्वत के निकट कैलाश मानसरोवर तिब्बत के पठार में था। कैलाश मानसरोवर के पास राकसताल झील से इसका उद्गम स्थान था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर यही तिब्बत का पठार रहता तो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब बताइए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, क्या सही बात है? तो बिल्कुल सही है। यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि जो अमरकंटक पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में स्थित है, वहीं पर यहाँ से इसका उद्गम होता है महानदी का। तो उस अमरकंटक से हम लोगों ने देखा था 3 नदियाँ निकलती हैं, महानदी, सोन और नर्मदा। उसके बाद गोदावरी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र है। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गोदावरी का जो उद्गम स्थान महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है, जो त्र्यंबकेश्वर गांव है वहीं के उसी के पास से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, यह गलत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक में है, कर्नाटक के कोडियू जिले में करके है। और यह जो जहाँ से निकलती है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ताप्ती का मध्य प्रदेश में, यह भी सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये ताप्ती, और वह भी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है, तो ध्यान में रखिएगा। वो कौन सा पहाड़ी है ध्यान से भी निकल रहा है, आगे आ जाएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 99 में, सिंध नदी का उद्गम होता है। तो सिंध नदी का जो उद्गम है वह कहाँ होता है? हिंदुकुश पर्वतमाला, काकाकोरम पर्वत श्रेणी, देखिए कैलाश, तो कैलाश पर्वतमाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका पर्याप्त आंसर। 100 में देखते हैं, 100 में, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है?
अब आप बताइए इसमें से कौन सी नदी है, तो यह माही नदी है। माही नदी क्या है, मध्य प्रदेश से होते हुए। अब आपके माइंड में प्रश्न ये भी उठा होगा कि इससे पहले जो क्लास हुआ था, इससे पहले जो सॉल्यूशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि माही और लूनी नदी क्या है, यह अरावली श्रेणी से निकलती है। हम लोग वहाँ पर चर्चा किए थे कि माही और लूनी श्रेणी अरावली श्रेणी से अरावली पर्वतमाला ज़रूर निकलती है, क्योंकि अरावली क्या है, वह सबसे प्राचीन पर्वतमाला था। हम लोगों ने बोला था कि इसके पश्चिमी भाग से। तो अरावली पर्वत श्रेणी सिर्फ बात की जाए तो वह राजस्थान में नहीं है, उसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी तक फैला हुआ है। तो इसका जो पर्याप्त आंसर होएगा मध्य प्रदेश से, यह माही हो जाएगा, माही नदी। और लूनी नदी एक ऐसा नदी है जो अंतःस्थलीय के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्गम क्या हो जाता है, जिसका विलुप्त हो जाती है वह स्थल मार्ग में ही। यह भी अरावली श्रेणी से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में देखा जाए, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है वह गंगोत्री हिम ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। तो गंगोत्री हिम ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, बी नंबर। और यही भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में आपस में मिलती है, देवप्रयाग कहाँ, उत्तराखंड में, फिर वहाँ से वह गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि अलकनंदा नदी गंगा देवप्रयाग में मिलने से पहले वह विष्णुप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग तथा रुद्रप्रयाग के रूप में भी जानी जाती है। विष्णुप्रयाग के रूप में कब जानी जाती है, जब वह धौली गंगा से मिलती है। कर्णप्रयाग के रूप में कब जानी जाती है, जब अलकनंदा पिंडारी नदी से मिलती है। और नंदप्रयाग तथा रुद्रप्रयाग जब वह मंदाकिनी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में देखा जाए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा वह मेघना के नाम से जानी जाती है। क्यों, क्योंकि गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वह पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती तो वह जमुना के नाम से जानी जाती है। यही पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। अब बताइए चंबल में नहीं मिलती है, तो अब थोड़ा सा फिगर हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये यमुना नदी हुआ, ये यमुना हुआ, तो यमुना नदी यहाँ पर आकर गंगा में यूपी में मिल जाती है। तो जब यमुना नदी बहती है तो उसमें यहाँ से आकर कौन नदी निकलती है, यहाँ से आकर उसमें चंबल नदी मिलती है। पहले चंबल मिलती है, उसके बाद थोड़ा दूरी के बाद उसमें जाकर काली सिंध नदी मिलती है। यहाँ पर हो गया काली सिंध, यानी ये नदी मिलती है। उसके ठीक फिर कुछ दूरी पर जाकर कौन सा नदी मिलती है, उसके बाद बेतवा नदी मिलती है, ये नदी मिलती है। फिर उसके ठीक थोड़ा नीचे जाकर वहाँ से केन नदी निकलती है। तो करा कौन सी चंबल में नहीं मिलती है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका जवाब आप हमें दीजिए कि इसमें से कौन ऐसा नदी होगा जो चंबल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 104 में, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शंस इसमें जो दिया है, आंसर जो दिया है थोड़ा विवादास्पद है। तो करा ऐसे हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में हम देखे थे उसमें था दक्षिण भारत यानी दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो इससे पहले जो 46 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम लोगों ने कावेरी मारा था। तो अगर दक्षिण भारत की गंगा आ जाए तो उपयुक्त कावेरी ही होना चाहिए। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें क्या होगा, क्यों ऐसा बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में देखा जाए, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की गंडक नदी को नेपाल में विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, बूढ़ी गंडक, नारायणी, तो इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा समझेंगे गंडक का क्या है। देखिए गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वह नेपाल से ही है। वो नेपाल में धौलागिरी एक जगह है और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है गंडक, और यह भी दो धाराओं से मिलकर बनती है। कौन कौन, एक काली गंडक है और एक है त्रिशूल गंगा। ये इधर माउंट एवरेस्ट हो गया, इधर धौलागिरी हो गया। तो यही दो नदियों मतलब दो सरिताएँ कहिए, दो धाराएँ कहिए, एक काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर यह क्या होती है, गंडक का निर्माण करती है, गंडक बनती है। आकर यह नेपाल में मिलती है, तो जो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, और यह बिहार के चंपारण में आकर मिल जाती है। तो ध्यान में रखिएगा इस नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 में देखेंगे कि मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। सूची 1 में नदियाँ हैं, सूची 2 में सहायक नदियाँ हैं। अब बताइए कृष्णा की सहायक नदियाँ क्या है, तो हम लोग को याद ही हो गया, अमरावती था। तो कृष्णा वो तो था अमरावती, कावेरी का था। तो कृष्णा का क्या था,
घाट प्रभा था, माल प्रभा था, घाट प्रभा माल प्रभा नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भीमा और मूसी, हाँ भीमा है तो 1 का 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हम लोगों ने देखा था तीस्ता। देखिए तीस्ता का जब भी माइंड में बात आता है तो एक प्रश्न उठने लगता है, क्योंकि तीस्ता नदी क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है इस नदी को लेकर। क्या है कारण कि 1787 ईस्वी में पहले तीस्ता जो नदी था वह गंगा की सहायक नदियाँ था, लेकिन 1787 के बाद यह ब्रह्मपुत्र का हो जाता है। क्या होता है कि 1787 ईस्वी में विध्वंसक बाढ़ आता है और उस विध्वंसक बाढ़ के कारण उसके बाद से इसका मार्ग बदल जाता है, उसके बाद वह ब्रह्मपुत्र का हो जाता है। तो इसको लेकर भारत बांग्लादेश में विवाद। फिर गोदावरी का सहायक नदियाँ हैं, तो गोदावरी का हम लोगों ने क्या देखा था, इंद्रावती देखा था, प्राणहिता देखा था, बेन गंगा, पेन गंगा, तो इंद्रावती है तो भी हो जाएगा। यमुना के सहायक नदी है, यह चंबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 106 के बाद 107 में देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में एक ही नदी, वह कौन, महानदी है जो अमरकंटक से निकलती है। फिर कह रहा दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है। अब आप 108 का जवाब दीजिए कि दूध गंगा नदी, हमने जो अध्ययन किया उसमें तो दूध गंगा नदी को हमने पाया कि वह किसका है, वह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो इसका प्रश्न का जवाब आप हमें दीजिए, क्या जो ऑप्शन है सही है, क्या इस चारों जगह में इस दूध गंगा नदी की उद्गम स्थान है। इसका आप हमें जवाब दीजिए, है तो कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, साथ में वो भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है। अब देखिए अंतःस्थलीय नदी वह नदी होती है जो क्या होती है, जो समुद्र के मुहाने पर नहीं पहुंच पाती है और वह स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। इसमें से कौन कौन सी नदी आती है, घग्गर हो गया, लूनी हो गया, सरस्वती हो गया, ये सभी नदियाँ, घग्गर, लूनी, सरस्वती, ये अंतःस्थलीय नदी आती है। जैसे अगर लूनी की ही बात की जाए तो हम लोगों ने देखा था लूनी अरावली की श्रेणी से निकलती है। अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश से निकलती हुई, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, वो तो माही नदी था, मध्य प्रदेश। लूनी नदी क्या होती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हुई क्या होती है, राजस्थान से गुजरती हुई क्या होती है, गुजरात के दलदलीय भागों में विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि माही नदी या तो बंगाल यानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 में देखा जाए, 110 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो आप बताइए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। तो इस चारों में से ऑप्शन देखने के बाद गंगा के बाद गोदावरी का नंबर आता है 1465 किलोमीटर, नर्मदा कितना 1312, कृष्णा कितना है, कृष्णा 1400 है, यमुना कितना है, यमुना शायद 1370 है किलोमीटर, तो गोदावरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 110 के बाद 111 करा बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। करा बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है। तो आप याद करिए सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग जो मैकाले पर्वत के रूप में जाना जाता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। इस अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम, एक उत्तरी भाग में, दूसरा पूर्वी भाग में और तीसरा पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में कौन जाता है, सोन, जो गंगा में जाकर मिलती है। पश्चिमी भाग में नर्मदा और इधर महानदी, तो हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 में, कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होती, वह नर्मदा। हम लोगों ने चर्चा इससे पहले भी किए हैं, यह प्रश्न 2 से 3 बार भी आ चुका है कि बिंद और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है तथा यह नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों यानी पर्वतों के बीच से रास्ता बनाए हुए जाती है। इसी कारण वह गाद को नहीं ले जा पाती। यही गाद नहीं ले जाने के कारण अपने साथ वह डेल्टा का भी निर्माण नहीं कर पाती, वह ज्वारनद मुख बनाती है। वह लगभग अच्छा लंबा ज्वारनद मुख 27 किलोमीटर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 में, ज्वारनद मुख क्या होता है, यानी जो उसका पूरा भाग नहीं खुला हुआ रहता, आधा भाग क्या होता है, ढका हुआ रहता है खारे पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम बोले तो अरब सागर में, करा घटते क्रम में सबसे ज़्यादा नर्मदा आकार में, उसके बाद ताप्ती नदी, उसके बाद माही, उसके बाद साबरमती। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी नदियाँ पश्चिमी की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 में देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते क्रम, ये तो हो गया। 114 में भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? बताइए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? रामगंगा, काली, पिंडर। तो हमारे अनुसार होना चाहिए काली। काली यहाँ पर सिर्फ काली नहीं, काली गंडक लिखना चाहिए, क्योंकि यह क्या होती है, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच से मतलब निकलती है नेपाल से। तो मध्य में यही होना चाहिए, काली गंडक। पिंडर कहाँ हम लोग देखे थे? अगर पिंडर आता जैसे याद आता है तो वह अलकनंदा की सहायक नदियाँ थी, जो अलकनंदा में आकर मिल रही थी और जिसके कारण अलकनंदा कर्ण प्रयाग के रूप में भी जानी जा रही थी पिंडर नदी के मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में देखेंगे, कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? करा कौन सा? हिमालय नदियाँ सदाबहार है, बिल्कुल सदाबहार है। कैसे है? कैसे है? क्योंकि यह इसका जो उद्गम स्तर है वह हिमनद से है और वह हिमनद सालों भर वहाँ से पिघलने के कारण वहाँ से पानी निकलता रहता है, इसलिए इसे सदाबहार नदियाँ कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी है। क्यों प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी है? मौसमी इसलिए है क्योंकि इसका उद्गम स्थान किसी हिमनद से नहीं होता है, इसका उद्गम स्थान मानसून यानी बारिशों के कारण इसका उद्भव होता है। तो मौसमी है, मौसम के अनुसार होता है। उसके बाद है, हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा बनाती है। ऐसा नहीं है कि हिमालय नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। अगर ऐसा सही रहता तो गंगा नदी हिमालय से ही निकलती है, ब्रह्मपुत्र उसी श्रेणी से ही निकलती है, तो वह दोनों मिलकर, जबकि आपको पता होगा कि सबसे बड़ा भारत का ही सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो यह नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डी में प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, बिल्कुल कम होती है। अगर उत्तरी हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी में पानी की मात्रा कम होती है तथा यह सालों भर सदाबहार नहीं रहती है, यह मौसमी इसमें पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 देखा जाए। 116 में है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन है? दिबांग है, लोहित है और एक और नदी सियांग के रूप में जानी जाती है। तो क्या कौन हो जाएगा? 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, कमेंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 117 में, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। अब बताइए, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है और क्यों पड़ा इसका नाम कालिंदी नदी? अगर आपके पास जवाब है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 118 में देखेंगे, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो केन नदी किसका सहायक नदी है? बेतवा का है, चंबल का है, यमुना का? तो यमुना हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी चर्चा किया था, जब यमुना नदी गंगा में आकर मिलती है तो उससे मिलने से पहले गंगा नदी चंबल नदी आकर मिलती है। ठीक उसके कुछ दूरी बाद चंबल नदी के बाद कौन सा नदी मिलती है? काली सिंध मिलती है। ठीक काली सिंध के कुछ दूरी बाद क्या मिलती है? बेतवा मिलती है। ठीक बेतवा से नीचे कुछ दूरी बाद जाकर कौन मिलती है? ये केन नदी मिलती है। तो केन किसकी सहायक है? यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 119 में, भारत बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद हुआ कौन सी नदी? वही तीस्ता नदी है, जिसका हम लोगों ने देखा था। यह तीस्ता नदी आज से कुछ साल के कई साल पहले यह गंगा की सहायक नदियाँ होती थी, लेकिन 1787 के बाद यह क्या हो गया? बांग्लादेश की सहायक नदियाँ हो गई, तब बांग्लादेश की हो गई, यानी ब्रह्मपुत्र की हो गई। इसमें अचानक बाढ़ के कारण इसमें आकस्मिक परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के नदियों से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोगों ने विस्तारपूर्वक देखा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।